गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि अच्छे से होंगे और इस कोरोना महामारी में अपने आप को बचा के रखिए, सावधानी से रहिए, अच्छे से रहिए, खान पान का ध्यान रखिए, बाहर की चीज़ों को मत खाइए। जैसा आपको पता है कि क्लास 12 में हम लोग अभी इससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पर पार्ट 1 जो हमारा वीडियो था उसको हमने पढ़ लिया है। उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में जो है डिस्कशन किया था। एंजियोस्पर्मी प्लांट का वीडियो भी हमने अपलोड कर रखा है क्लास 12 के लिए। उसको पढ़ के आप एंजियोस्पर्मी प्लांट के स्पेशल फीचर और सेक्स ऑर्गन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर उसको आप ठीक से पढ़ लेते हैं एंजियोस्पर्मी को, तो फिर आप रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है उसमें आपको कोई समस्याएं नहीं आएंगी। इससे पहले हमने बताया कि इनका जो जीवन चक्र होता है पुष्पी पौधों का, वो 2 तरह का होता है, टूयन से यन, है ना। जैसे इनमें जो इनकी स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है वो टूयन होती है और जो गैमेटोफाइट जनरेशन होती है वो यन होती है। और स्पोरोफाइटिक जनरेशन में स्टेम, रूट, फ्लावर, लीव्स आदि सब विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं और वो लॉन्ग स्टेज होती है, डोमिनेंट स्टेज होती है और वो प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी कहलाती है। लेकिन फ्लावर में जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो वहाँ पे गुणसूत्र की संख्या हाफ रह जाती है, इसलिए वो गैमेट फॉर्मेशन का स्टेज है, इसलिए वो जो छोटी अवस्था है गैमेटोफाइटिक स्टेज है। अब हम लोग फ्लावर के पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा सबसे बाहर का जो चक्र था वो कैलिक्स था, उसके अंदर कोरोला था, उसके बाद जो थर्ड चक्र था वो एंड्रोसियम था। एंड्रोसियम 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एंड्रोसियम मुख्य रूप से 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। अब वो स्टेमन कहलाता है। अगर एक एंड्रोसियम की हम यूनिट की बात करें तो वो एंथर कहलाता है, स्टेमन कहलाता है, सॉरी। अगर हम एक एंड्रोसियम की बात करें तो वो स्टेमन कहलाता है। अगर हम कई स्टेमन की बात करें तो वो एंड्रोसियम हो जाता है। तो जो स्टेमन है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक जो है एंथर और एक जो है फिलामेंट। तो एंथर, जिसको हम पॉलन सैक कहते हैं, एंथर का दूसरा नाम पॉलन सैक है। एंथर कहें या पॉलन सैक कहें, एंथर या पॉलन सैक, ठीक। उसी को हम परागकोश कहते हैं, परागकोश। और ये जो है परागकोश कहाँ बनते हैं? क्योंकि परागकोश हमने आपको पहले ही बताया था कि जो एंथर होता है, एंथर में पॉलन मदर सेल होता है, पॉलन मदर सेल होता है। मातु जो है पराग मातु कोशिका, जिसमें जो है अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है और अर्धसूत्री कोश का विभाजन से परागकण बनते हैं। ये परागकण बनते कहाँ हैं? लघु बीजाणु धानी में बनते हैं, उसी को हमें पढ़ना है परागकोश के अंदर। तो आज जो हमारा वीडियो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणु धानी अर्थात एंथर, इसको हम, ये जो हमारा हेडिंग है क्लास 12 का रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पार्ट 2, इसमें आज हम माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ेंगे, लघु बीजाणु धानी की संरचना, या इसी को हम परागकोश की संरचना, या इसी को हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर भी कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर भी इसको हम कहते हैं। इसको हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। नर युग्मकोद, एक प्रारूपिक आवृत्ति बीजी, आप ध्यान से इसको कहीं नोट आउट कर लें, एक प्रारूपिक आवृत्ति बीजी पादपों में लघु बीजाणु धानियों की संख्या 4 होती है। एक प्रारूपिक एंथर के अंदर, फ्लावर में, एक प्रारूपिक परागकोश में कितनी संख्याएं होती हैं? उसकी 4 होती हैं। एक मेल गैमेटोफाइट में लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होती है? 4। ये देखिए 1 2 3 4। बुक्स में आप डिटेल में देखेंगे तो इस तरह की कुछ संरचनाएं आपको दिखेंगी, 1 2 3 4। हमने क्या किया कि इतना केवल इधर जूम आउट किया, यहाँ से इसको जूम आउट किया और फिर इधर इस चित्र को बना दिया। सेम चारों चीज़ें जो जैसा ये होता है वैसे इधर भी, वैसे इधर भी, वैसे इधर भी, चारों चीज़ें एक समान पाई जाती हैं।
तो हम जूम करके केवल एक को पढ़ लेंगे तो समझ लो इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, ठीक। तो इसको हम हटा रहे हैं। इसको हम पॉलन से एक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन से कहते हैं, इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर बनेंगे। माइक्रोस्कोप स्पोर क्या है? पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर है। आपके पेपर में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि नर युग्मकोद्भिद का जो है स्ट्रक्चर बनाइए, तो भी आप लघु बीजाणुधानी ही बनाएंगे। एंथर का स्ट्रक्चर पूछेगा, एंथर, तो भी आप यही बनाएंगे। परागकोश पूछेगा तो भी यही बनाएंगे। पॉलन सैक का स्ट्रक्चर पूछेगा तो भी यही बनाएंगे। मेल गैमेटोफाइट पूछेगा तो भी यही। नाम कई घुमा के पूछ सकता है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। ये सबसे बाहर की लेयर है, ध्यान से देखेंगे, ये सबसे बाहर की लेयर है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। सबसे बाहर की लेयर है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। ये मध्य की लेयर है, एपिडर्मिस के नीचे की लेयर है, सॉरी, ये एपिडर्मिस के नीचे की लेयर है। इसको हम इंडोथीसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोथीसियम। ये जो लेयर है ये कौन सी लेयर है? मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर है। और ये कौन सी लेयर है बच्चों? ये वाली टैपिटम है, चौथी। सबसे पहला, सबसे बाहर ये है एपिडर्मिस, अधोचर्म, उसके बाद इंडोथीसियम, ये सेकंड है, इसके बाद मध्य लेयर है, थर्ड, इसके बाद फोर्थ है। आज हवा बहुत तेज चल रही है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, फिर भी हम वॉल्यूम को थोड़ा तेज रखेंगे। आप वीडियो को रोक रोक के आराम से ध्यानपूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे। सबसे बाहर का जो लेयर है वो एपिडर्मिस है, उसके बाद इंडोथीसियम है, उसके बाद मिडिल लेयर है, उसके बाद टैपिटम है। ये चार है। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जो पॉलन सैक होता है ये टेट्राग्लोनल होता है। टेट्राग्लोनल होता है। क्यों टेट्राग्लोनल कहा गया? क्योंकि इसमें 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं। आप देखो अभी हमने चित्र बनाया था, ये 4 लघु बीजाणुधानी, 1 2 3 4। यदि प्रश्न में आए कि एक प्रारूपिक गैमेटोफाइटिक के एक प्रारूपिक युग्मकोद्भिद में, नर युग्मकोद्भिद में कुल लघु बीजाणुधानी कितनी होती है? तो 4, 1 2 3 4। आप पढ़े ना, जो है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, है ना, हेक्सा, पेंटा। तो उस तरह से ये टेट्रा होता है, 4 लघु बीजाणुधानियाँ। ये हमेशा ध्यान रखना, ये आपके बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है। टेट्राग्लोनल लघु बीजाणुधानी कैसी होती है? टेट्रा एंजियोस्पर्मी पादपों में लघु बीजाणुधानी कैसी होती है? टेट्राग्लोनल। और कितने परत की होती है? 4। कितने परत की होती है? 4। चारों परत क्या है? सबसे पहला एपिडर्मिस, दूसरा इंडोथीसियम, तीसरा मिडिल लेयर और चौथा क्या है? टैपिटम। अब हम एक एक के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आपके पेपर में पूछता है यदि, तो आप फिगर बना के ये लिख देंगे और लिखने के बाद इनके वर्क के बारे में और इनकी कुछ विशेषताएं बता देंगे। आपको 5 नंबर, 3 नंबर, जितने में भी ये पूछा जाएगा वो आपको मिल जाएगा। ये जो स्थान है इसको स्टोमियम कहते हैं, स्टोमियम। तो आइए सबसे पहले हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एपिडर्मिस के बारे में जानते हैं। इसको हम हिंदी में अधिचर्म कहते हैं। ये सबसे बाहर की लेयर है, ये सबसे बाहर की लेयर है। यह जो है सिंगल सेल्ड होती है, सिंगल सेल्ड होती है और साथ ही साथ थिक होती है, मोटी होती है। सिंगल सेल्ड मोटी लेयर जो एपिडर्मिस है, लघु बीजाणुधानी का जो सबसे बाह्य स्तर है एपिडर्मिस, वो क्या होता है? सिंगल सेल्ड थिक लेयर, सिंगल सेल्ड थिक लेयर, यानी
सिंगल सेल्ड मोटी परत। ठीक, इसका जो वर्क है, वर्क क्या है? इसका वर्क है सुरक्षा प्रदान करना। ये अंदर की चीजों को सुरक्षा देती है, यह एक सुरक्षात्मक आवरण भी कहलाती है। ठीक है, तो ये टाइप इस एपिडर्मिस है। किसी भी लघु बीजाणुधानी की सबसे जो बाहर की लेयर है एपिडर्मिस है, सिंगल सेल्ड थिक लेयर होती है। वर्क सुरक्षा प्रदान करना, बाह्य अवरोधों से रक्षा करना, केवल इतना वर्क। इसके बाद सेकंड लेयर है इंडोथीसियम। इंडोथीसियम एपिडर्मिस के नीचे की परत है। ये एपिडर्मिस के नीचे की परत है। एपिडर्मिस ये बना हुआ है, आप देखिए रेड कलर में, इसके नीचे की जो परत है ये एपिडर्मिस है, सॉरी इंडोथीसियम है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है। ये भी सेम उसी तरह सिंगल सेल्ड थिक लेयर, सिंगल सेल्ड थिक लेयर ये भी होती है। ये देख रहे हैं आप, इंडोथीसियम में अल्फा सेलुलोज का फाइबर पाया जाता है। इंडोथीसियम में अल्फा सेलुलोज फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि तंतुवत होते हैं, है ना, सॉरी अल्फा सेलुलोज फाइबर के बने होते हैं। इंडोथीसियम एपिडर्मिस के अंदर की परत है, ये फाइबरस परत है, तंतुवत परत है, इसमें तंतु पाए जाते हैं, रेसे, और ये रेसे अल्फा सेलुलोज फाइबर्स के बने होते हैं। और इनमें स्थूलन के कारण यानी ऐठन के कारण बाहर तो ये जो है पतली रहती है, जैसे एपिडर्मिस तो बाहर की लेयर हो गई। अब ये जो इंडोथीसियम की ये वाली जगह है, ये तो पतली रहती है, परंतु इधर बढ़ते बढ़ते अंदर की ओर मोटी होती चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है, अंदर की ओर मोटी हुई इसलिए होती चली जाती है क्योंकि अल्फा सेलुलोज फाइबर का क्या पाया जाता है? स्थूलन पाया जाता है, ऐठन पाया जाता है, जिस कारण ये मोटी होती चली जाती है। और एक इसमें विशेषता है कि स्थूलन पाए जाने के कारण ये आर्द्रताग्राही हो जाती है, हाइड्रोस्कोपिक हो जाती है, थोड़ी सी नम हो जाती है, जिसके कारण यहाँ जो ये पराग कण बनेंगे, यहाँ पे ये पॉलन मदर सेल है, ये पॉलन मदर सेल है, माइक्रोस्पोर सेल भी इसको कह सकते हैं, पॉलन मदर सेल, और इसी में क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन बनेगा। तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर इंडोथीसियम, ये तंतुवत सतह है, इसमें तंतु पाए जाते हैं जो कि अल्फा सेलुलोज फाइबर्स के बने होते हैं। बाहर ये लेयर पतली होती है, परंतु जो ये फाइबर्स होते हैं उनमें ऐठन के कारण, उनमें स्थूलन के कारण ये जो है मोटी होती चली जाती है, और ये आर्द्रताग्राही लेयर है, इसलिए पराग कणों के स्फुटन में ये मदद करती है। स्फुटन का मतलब यानी प्रकीर्णन। आप देखे होंगे कि कोई सीड है, वो खेत में कोई क्रॉप लगा हुआ है, उसमें सीड वो है, और उसके बाद वो जो अधिक मैच्योर हो गया तो वो बाहर जो है छिटक कर इधर उधर जाएगा। तो सेम वही यहाँ भी होता है कि ये जो लेयर है, ये लेयर इंडोथीसियम, ये हेल्प करती है किसमें? पराग कणों के स्फुटन में, आर्द्रताग्राही होने के कारण। तो इतना इसका काम है। इसके बाद थर्ड लेयर है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर ये तीसरी परत है, और यह 1 से 3 परतों से मिलकर बनी होती है। ये थर्ड पार्ट है या तीसरी लेयर है, और 1 से 3 परतों की बनी होती है। 1 2 3 1 से 3 परतों की बनी होती है, और ये अल्पकालीन होती है, कम समय के लिए। ये अल्पकालीन होती है, बहुत कम समय के लिए बनती है। ये जो मिडिल लेयर है ये बहुत कम समय के लिए बनती है। यदि ये प्रश्न आए या ऐसे आप जान लें कि एक परिपक्व परागकोश में
एक परिपक्व मैच्योर पॉलन सैक में मिडिल लेयर नहीं पाया जाता। अपरिपक्व में पाया जाएगा, जैसे ही ये मैच्योर हो जाएंगी मिडिल लेयर गायब हो जाएगा। तो जो अल्पकालीन सतह है परागकोश में वो कौन है? मिडिल लेयर है। और ये करती क्या है? ये भोजन का संग्रह करती है कुछ दिन के लिए। इसका वर्क है कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए फूड का स्टोर करना, फूड का स्टोर करना। ठीक, इसके बाद चौथा और आखिरी जो चक्र है या लेयर है वो टैपिटम है। इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा स्टोमियम के बारे में आपको बता दें। ये जो इंडोथीसियम है, इनमें कहीं कहीं पर, इसी लेयर में कहीं कहीं पे अरीय भित्तियां पाई जाती हैं, रेडियल लेयर पाई जाती हैं, जहां पे फाइबर्स का स्थूलन नहीं होता, उस स्थान को स्टोमियम कहते हैं। और यहीं से स्टोमियम से ही परागकणों का स्फुटन होता है। स्थूलन वाले स्थान, स्टोमियम वाले स्थान से ही परागकणों का स्फुटन होता है, क्योंकि यहां पर स्थूलन नहीं पाया जाता है फाइबर्स में, क्योंकि ये अरीय रेडियल भित्तियां होती हैं। अब आते हैं लौट के टैपिटम पे। ये जो टैपिटम है ये भी थिक लेयर है, मोटी लेयर है। टैपिटम भी मोटी लेयर है। टैपिटम क्या करती है? पहले तो आप जानिए कि टैपिटम का निर्माण कैसे होता है। टैपिटम डिप्लॉयड है शुरुआत में। प्रारंभ में टैपिटम डिप्लॉयड होती है, परंतु टैपिटम आगे चलकर डिप्लॉयड मतलब द्विगुणित, पॉलीप्लॉयड व मल्टीन्यूक्लिएट हो जाती है। पॉलीप्लॉयड व मल्टीन्यूक्लिएट हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित, आगे चल के बहुगुणित हो जाती है पॉलीप्लॉयड। और एक केंद्रकीय रहती है, ये आगे चल के बहुकेंद्रकीय हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इनमें जो टैपिटम होता है, टैपिटम में इंडोमाइटोसिस पाया जाता है। आप सेल डिवीजन पढ़े होंगे, माइटोसिस, मियोसिस, इंडोमाइटोसिस, है ना। तो इंडोमाइटोसिस सेल डिवीजन पाए जाने के कारण मेटाफेज स्टेज में स्पिंडल फाइबर नहीं बनता। ध्यान दीजिएगा, इंडोमाइटोसिस पाए जाने के कारण या इंडोमाइटोसिस होने के कारण स्पिंडल फाइबर नहीं बनता, इसलिए गुणसूत्र जो है पॉलीप्लॉयड हो जाते हैं, बहुगुणित हो जाते हैं। किनमें? टैपिटम में। शुरुआत में ये 2n है, लेकिन आगे चल के इंडोमाइटोसिस करके बिना स्पिंडल फाइबर निर्माण के ये पॉलीप्लॉयड हो जाती है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों हुई? मल्टी न्यूक्लिएट इसलिए हुई क्योंकि इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन के कारण इसमें मल्टी न्यूक्लिएट का गुण आ जाता है। तो ये जो है इसकी विशेषता है, जिसको आप आराम से और ध्यान से पढ़ेंगे। अब वर्क पढ़ लेते हैं। इसका वर्क क्या है टैपिटम का? टैपिटम बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर है और ये पोषण प्रदान करती है। पॉलन, इसका वर्क है पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देना, और एक कैलोज एंजाइम है उसका निर्माण करना या सेक्रेशन करना। कैलोज एक ऐसा एंजाइम है या कैलोज एक ऐसा जो है पदार्थ है जो ये था आपका इंडोथीसियम के जो अरीय भित्तियां थी उसमें कुछ जो है पट्टियां पाई जाती हैं। उन पट्टियों के कारण जो है यहाँ पे स्थूलन अनुपस्थित रहता है, नहीं बनता, और उसका कारण कौन है? कैलोज एंजाइम है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है इनका? टैपिटम का पॉलन ग्रेन को पोषण देना जो मुख्य काम है। कैलोज एंजाइम का स्राव करना ये भी इनका दूसरा काम है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लघु बीजाणुधानी के बारे में यहाँ पर अध्ययन कर लिया।
इसको हम पराकोष भी कहते हैं, इसको हम नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, इसको हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर भी कहते हैं। इसमें आप कई नामों से आए तो आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। और एक प्रारूपिक नर युग्मकोद्भिद में लघु बीजाणु धानियों की संख्या 4 होती है और 4 परतों की होती है। एक लघु बीजाणु धानी 4 परतों की होती है और 4 लघु बीजाणु धानी पाए जाने के कारण टेट्राग्नोलन होता है ये। और सबसे बाहर का लेयर एपिडर्मिस है जो कि सिंगल सेल्ड मोटी लेयर है, सुरक्षा प्रदान करना इसका कार्य है। दूसरा एंडोथीसियम एपिडर्मिस के ठीक नीचे, ये भी सिंगल सेल्ड मोटी लेयर है। यहाँ बाहर तो ये पतली होती है परंतु अंदर की ओर मोटी होती चली जाती है क्योंकि इसमें अल्फा सेलुलोज फाइबर पाया जाता है जो कि स्थूलन ऐठन लेके अंदर के परत को मोटा कर देता है और फिर आर्द्रताग्राही हो जाता है जिससे जो पोलन ग्रेन है वो आराम से इसमें से आके स्फुटित हो जाते हैं। थर्ड लेयर है मिडिल लेयर जो भोजन का स्टोर करती है और एंडोथीसियम को भोजन देती है, लेकिन ये अल्पकालीन होती है, कुछ ही दिनों के लिए रहती है, उसके बाद ये गायब हो जाती है। अगर प्रश्न आए कि ऐसा कौन सा लेयर है जो परागकोश के परिपक्व होने के बाद हट जाती है या गायब हो जाती है, तो कौन है? मिडिल लेयर। और सबसे अंतिम परत है टैपिटम। टैपिटम सबसे अंतिम परत है, ये द्विगुणित होती है, द्विगुणित 2n होती है, लेकिन आगे चल के जो है ये पॉलीप्लॉइड हो जाती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि केंद्रक का स्वतंत्र विभाजन होता है और पॉलीप्लॉइड इसलिए होता है कि जो मेटाफेज स्टेज है उसमें जो स्पिंडल फाइबर है वो नहीं बनती। स्पिंडल फाइबर ना बनने के कारण ये पॉलीप्लॉइड हो जाती है और बहुगुणित हो जाती है जिसको कहते हैं। और इसका वर्क क्या है? पोलन ग्रेन को पोषण देना और कैलोज एंजाइम का स्राव करना। तो इस चित्र को आप ढंग से देख लेंगे, कई बार वीडियो रोक रोक के पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। कहीं पर यदि किसी को कोई समस्या आती है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी लिख सकता है, अपना सुझाव भी भेज सकता है। और ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 2 है। इसके बाद हम, ये तो था माइक्रोस्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणु धानी। अब इसमें जो लघु बीजाणु बनेंगे जिसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। अभी हमने घर के बारे में पढ़ा है कि कहाँ पर बीजाणु बनने हैं यानी धानी, अब बनने कैसे हैं वो पढ़ेंगे, लघु बीजाणु जनन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, सभी लोग अच्छे से रहें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें भाई, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मनोबल बढ़ेगा, तो और अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।